नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हर्षित द्विवेदी। एक और वीडियो में आपका स्वागत है। एक इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंटल वीडियो है ये, 2020 द हॉटेस्ट ईयर। देखिए, ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ये जो हॉटेस्ट ईयर वाला टॉपिक है ये न्यूज़ में क्यों है। न्यूज़ में दोस्तों इसलिए है क्योंकि जब एक साल बीत जाता है तो अगले साल के जनवरी में पिछले साल का वेदर पैटर्न क्या रहा है, पिछले साल का क्लाइमेट कैसे रहा है, उसके ऊपर बहुत सारी रिपोर्ट्स निकलती हैं। ये रिपोर्ट्स NOAA भी निकालता है, नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ USA भी निकालता है। यूरोप की जो एजेंसीज हैं, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, ये सब लोग अपनी अपनी रिपोर्ट्स निकालते हैं। तो जैसे 2020 खत्म हुआ तो जनवरी 2021 में हर इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन अपनी रिपोर्ट निकालेगा कि भाई दुनिया भर में वेदर पैटर्न्स क्या थे। तो इसीलिए बेसिकली 2020 इतना गर्म साल था, इसके बारे में अब रिपोर्ट्स निकलने आ रही, इसलिए ये न्यूज़ में है। यहाँ पे हम ये भी समझेंगे कि 2020 में जो सबसे डेंजरस इवेंट्स रहे हैं क्लाइमेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कौन से हैं। जो वाइल्ड फायर्स हमें देखने को मिली हैं, ये वाइल्ड फायर्स क्लाइमेट को कैसे बदल देती हैं। वाइल्ड फायर्स नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिली, ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिली, कुछ हद तक इंडिया में भी देखने को मिली। वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि वेदर को अफेक्ट करते हैं। क्लाइमेट चेंज साइक्लोन्स कैसे कॉज करता है, क्लाइमेट चेंज नेचुरल डिजास्टर्स को कैसे अफेक्ट करता है, और फाइनली इसका एक एनालिसिस और कंक्लूजन, ये बेसिकली हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। 2020 एक ऐसा साल है जिसको बहुत सारी एजेंसी अब तक का सबसे गर्म साल बोल रहे हैं। नासा का गोडार्ड इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस स्टडीज क्या बोलता है कि भैया 2020 2016 जैसे अब तक का ऑन रिकॉर्ड सबसे हॉटेस्ट ईयर है। इससे पहले अगर सबसे हॉटेस्ट ईयर बोला जाए तो कौन सा बोला गया, 2016 बोला गया। ठीक है, 2016 पास रिकॉर्ड है। तो नासा का गोडार्ड इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस स्टडी बोल रहा है कि 2016 की तरह 2020 भी सबसे ज्यादा हॉटेस्ट ईयर है। वहीं पे यूएस का जो NOAA का जो नेशनल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन है, ये बोलना है कि भाई 1880 के बाद 2020 इज द सेकंड वार्मेस्ट ईयर। यूएस का जो नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके अंदर जो नेशनल सेंटर्स फॉर एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन आते हैं, ये 1880 से क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंट के रिकॉर्ड्स रख रहे हैं। इनके हिसाब से 2016 सबसे गर्म था और 2016 के बाद नंबर आता है 2020 का। तो नासा वाले इंस्टीट्यूट के हिसाब से 2020 2016 दोनों बहुत गर्म थे। यूएस के NOAA के हिसाब से 2016 के बाद दूसरे नंबर का आज तक का सबसे गर्म साल 2020 था। ठीक है भाई, ये एजेंसीज अपनी रिपोर्ट्स को हर साल जनवरी में निकालती हैं, जनवरी में पिछले साल की रिपोर्ट निकालती हैं, इसीलिए ये पर्टिकुलरली न्यूज में आ रहा है। एक और वेदर एजेंसी है, यूरोप की वेदर एजेंसी, जिसका नाम है कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज प्रोग्राम। ये बोलता है कि भाई 2019 वाज द सेकंड वार्मेस्ट ईयर। एक्चुअली में इस यूरोप की वेदर एजेंसी कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज प्रोग्राम ने 2020 में बोला था, 2020 जनवरी की रिपोर्ट में बोला था कि भाई 2019 इज द सेकंड मोस्ट वार्मेस्ट ईयर। तो 2016 के बाद 2019 सेकंड मोस्ट वार्मेस्ट ईयर है। मैंने आपको रिसेंटली बताया था, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, आज के करंट अफेयर्स में या शायद कल के करंट अफेयर्स में मैंने कवर किया था कि वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से भी 2016, 2019 और 2020 अब तक के सबसे 3 गर्म साल रहे हैं। इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बताया कि 2019 इज द सेवेंथ वार्मेस्ट ईयर, और इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बताया है कि 2020 इज द एट्थ वार्मेस्ट ईयर। तो इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के लिए 2019 सातवें नंबर का सबसे गर्म साल था और 2020 आठवें नंबर का सबसे गर्म साल था इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से। NOAA के कुछ स्टैटिस्टिक्स देखा जाए तो NOAA का स्टैटिस्टिक्स क्या बोलता है कि 20th सेंचुरी अगर पूरा काउंट करो, और 20th सेंचुरी कहां से कहां तक जाएगी, 1901 से लेकर 2000 तक। तो 20th सेंचुरी का अगर एवरेज टेम्परेचर देखा जाए तो उस एवरेज टेम्परेचर से 0.98 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है 2020 का टेम्परेचर। और 2020 का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 2016 के एवरेज टेम्परेचर से केवल 0.02 डिग्री सेल्सियस कम है। तो ऑलमोस्ट 2020 है ना, वो 2016 के पास पहुंच गया है। ओके, उसके बाद यहां पे रिपोर्ट क्या निकल कह रही है NOAA की कि भैया 2014 से लेके अब तक अर्थ ने 7 सबसे वार्मेस्ट ईयर्स देखे। 2014 से लेके 2020 तक अब तक के सबसे गर्म साल 2014 के बाद ही आए हैं, और अब तक के 10 सबसे गर्म साल 2005 के बाद आए हैं। हालांकि 2005 से लेकर 2020 तक 15 साल हुए। इन 15 सालों में अब तक की दुनिया के सबसे 10 गर्म साल देखे गए, और 2014 से लेकर 2020 तक तो 7 ही साल हुए, और ये 7 के 7 साल अब तक की दुनिया के सबसे गर्म साल हैं। यहाँ पे बर्कले की भी एक अर्थ ग्लोबल टेम्परेचर रिपोर्ट है 2020 की,
जो कि 1850 से टेम्परेचर को मेजर कर रहा है, इनका क्या बोलना है कि भाई 2020 इज द सेकेंड वार्मेस्ट ईयर ऑन अर्थ सिंस 1850। लेकिन इनकी एक और बात है कि भैया 2016 के रिस्पेक्ट में अगर आप 2020 का टेम्परेचर देखोगे तो केवल 0.022 डिग्री सेल्सियस का फर्क है। यानी 2016-2020 से केवल एवरेज में 0.022 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। तो इफेक्टिवली 2016 और 2020 एक दूसरे को गर्मी में टाई कर रहे हैं, ऑलमोस्ट सेम ही गर्मी है, क्योंकि 0.022 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। अब समझने की कोशिश करते हैं कि 2020 में कौन कौन से डेंजरस क्लाइमेटिक इवेंट सबको देखने को मिले हैं। साइक्लोन अम्फन के बारे में तो दोस्तों आपने सुना ही होगा। बे ऑफ बंगाल में पिछले 2 डिकेड्स में दूसरा सुपर साइक्लोन है आपका अम्फन। सुपर साइक्लोन अम्फन लैंडफॉल कहां के, लैंडफॉल मतलब कि समुद्र से जब वो जमीन पे एंट्री मारा तो पहले कहां हिट किया, तो लैंडफॉल किया इसने दीघा और हाथिया आइलैंड्स के बीच में। दीघा इंडिया में है, वेस्ट बंगाल में 180 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ कलकत्ता, और हाथिया आइलैंड से बांग्लादेश में। तो इन दोनों के बीच में साइक्लोन अम्फन लैंडफॉल करेगा इन द आफ्टरनून टू इवनिंग आवर्स ऑफ वेडनेसडे 20 मई 2020। जो मैक्सिमम विंड स्पीड थी वो थी 155 से 165, 155 टू 165 किलोमीटर पर आवर, हाईएस्ट 190 किलोमीटर पर आवर तक गई। नेक्स्ट हम बात करेंगे ह्यूरिकेन्स ईटीए एंड आईओटीए। ये भी मोस्ट सीवियर नेचुरल हैजार्ड की कैटेगरी में आता है। हॉन्डुरस को इसने हिट किया 20 सालों में। अगर आप बात करो तो निकारागुआ में इसने लैंडफॉल किया 3 नवंबर 2020 को। कैटेगरी 4 का ये ह्यूरिकेन साइक्लोन था। ओके, ह्यूरिकेन देखिए साइक्लोन्स बोले जाते हैं ट्रॉपिकल वाटर्स में, और अगर आप नॉर्थ अमेरिका साइड चले जाओगे तो वहां पे इसको हुरिकेन कहा जाता है। टॉरेंशियल रेन्स और विंड्स आई, विंड्स 275 किलोमीटर पर आवर तक थी नॉर्दर्न हॉन्डुरस में। फिर कैलिफोर्निया की वाइल्ड फ्लावर्स की बात करें तो भाई 1932 से लेके आज तक कैलिफोर्निया में जो सबसे बड़ी 6 वाइल्ड फायर्स रही हैं उसमें से 5 तो 2020 में ही हुई हैं। जो स्मोक और ऐश निकला इन वाइल्ड फायर से उसने सैन फ्रांसिस्को के बे एरिया को और कुछ ओरेगॉन और वॉशिंगटन के जो वो स्काई एरिया है ना वहां पे एक ऑरेंज कलर का ह्यू बना दिया, और एयर क्वालिटीज बहुत सीवियरली इंपैक्ट हुई है इन इलाकों में। ऑस्ट्रेलियन बुश फायर की बात करते हैं। 2019-20 की जो ऑस्ट्रेलियन बुश फायर है इसको ब्लैक समर बोला जाता है। अनयूजुअली इंटेंस बुश फायर्स थी। 9 मार्च 2020 को आप बोल सकते हो कि इन फायर्स ने लगभग 18.6 मिलियन हेक्टेयर्स इलाके को जला दिया, जिसको आप 46 मिलियन एकड़ बोल सकते हो। 5,900 बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। 2,779 होम्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। लगभग 34 लोगों की 34 लोगों की इसमें जाने गई। नियरली 3 बिलियन टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स दे वर अफेक्टेड। इसमें से बहुत सारे रेप्टाइल्स थे, दे वर अफेक्टेड। मैनी इंडेंजर्ड स्पेशीज तो एक्सटिंक्शन तक की नौबत पे पहुंच गई, हो सकता है बहुत सारी एक्सटिंक्ट भी हो गई हो। डैमेज अभी भी कैलकुलेट किया जा रहा है। फिर बात करते हैं राइज इन CO2 लेवल। राइज इन CO2 लेवल एक ऐसा बॉम्ब है, एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसा कैंसर है जो थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। सबको पता है बढ़ रहा है, बट कोई कुछ कर नहीं पा रहा है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लगभग 250 साल पहले शुरू हुआ था। आप कह सकते हो कि 1750s के लगभग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में शुरू हो गया था। 250 से ज्यादा साल हो चुके हैं इसको शुरू किए हुए। तब से लेकर आज तक कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल्स हमारे एनवायरनमेंट में 50% से ज्यादा बढ़ चुके हैं। मीथेन के लेवल डबल हो चुके हैं, 100% से ज्यादा बढ़ चुके हैं। और तब से लेकर अर्थ 1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म हो चुका है, लेकिन हम तब भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। फिर भाई ला नीना वेदर पैटर्न, ये ओशनिक फिनोमिना। देखिए कई साल 3-4 साल 5 साल एल नीनो चलता है और उसके बाद एक वेदर पैटर्न आता है ला नीना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एल नीनो ला नीना हमेशा चलता ही रहेगा, वो डिपेंड करता है कि ये पैटर्न्स कब आते हैं। ला नीना में होता क्या है कि भैया सेंट्रल और इक्वेटोरियल रीजन्स ऑफ पैसिफिक ओशन अपने नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा और कूल हो जाते हैं, जिससे ओवरऑल ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर्स पे फर्क पड़ता है। तो इंडिया का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बावजूद 2020 में जो एवरेज टेम्परेचर था इंडिया में वो 2019 से ज्यादा था। ये जो ला नीना का फिनोमिना है, ऐसा बोला जा रहा है कि मिड 2021 तक ये चलेगा। ला नीना के चलते जो बारिश होती है ना वो भी थोड़ी एक्स्ट्रा हो जाती है। अब बात करते हैं कि ये वाइल्ड फायर्स क्लाइमेट चेंज को कैसे अफेक्ट करती हैं। करेंगे ही ना भाई, इतना बड़े स्केल पे आग लगी है जंगल में, तो भाई वो जंगल जलेंगे तो लार्ज अमाउंट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। और ये क्लाइमेट चेंज कैसे करता है कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है ये तो आपको पता ही है। उसके बाद अगर आप बात करो तो जब ये वाइल्ड फायर्स फैलती हैं तो फॉरेस्ट एक बड़े स्केल पे डैमेज हो जाते हैं, और फॉरेस्ट ही तो रिस्पॉन्सिबल है CO2 को हवा से निकालने के लिए। तो एक तरफ ये वाइल्ड फायर फॉरेस्ट को जला के
बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रही है। एट द सेम टाइम ये फॉरेस्ट को गायब कर दे रही है, और यही फॉरेस्ट लॉन्ग टर्म में ग्रीन हाउस गैसेस को एटमॉस्फेयर से निकालते हैं। तो डबल इंपैक्ट आ रहा है इसका, जिसके चलते क्लाइमेट चेंज तो होगा ही होगा। ओके भाई, तो लीडिंग कॉज ग्लोबल वार्मिंग का क्या है? ओवरवेलमिंग बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है ना भाई। और ग्लोबल वार्मिंग के चलते जो फायर सीजन है वो भी बढ़ जाता है, ड्राइंग बढ़ जाती है, हीटिंग बढ़ जाती है, ये सब चीजें तो देखिए होती ही होती हैं। वाइल्ड फायर्स की वजह से कितना नुकसान हो रहा है, इस चीज को एग्जैक्टली एस्टिमेट कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि पास्ट 20 सालों से वाइल्ड फायर्स की वजह से हर साल 8 बिलियन टन ऑफ CO2 एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। समझिए बात को, ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि वाइल्ड फायर्स की वजह से हर साल पिछले 20 सालों से 8 बिलियन टन ऑफ CO2 एटमॉस्फेयर में इंट्रोड्यूस होता है। 2017 में अगर टोटल ग्लोबल CO2 एमिशंस आप देखिए तो 32.5 बिलियन टन। अगर आप इन दोनों चीजों को जोड़ दो, ओवरऑल 2017 में टोटल ग्लोबल CO2 एमिशंस 32.5 बिलियन टन से किसने बोला? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने। तो अब इन दोनों डाटा को जोड़ के देखा जाए तो 2017 में टोटल CO2 एमिशंस कितने हुए? 32.5 बिलियन टन। इसमें से 8 बिलियन टन, अगर आप इस स्टैटिस्टिक्स को मानते हो, ये तो वाइल्ड फायर्स की वजह से आ रहा है। बट फिर भी दुनिया भर के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये बोलना है कि CO2 एमिशंस में वाइल्ड फायर का कंट्रीब्यूशन 5 to 10% है। और यहां पे इस 8 बिलियन टन को अगर आप 32.5 बिलियन टन से कंपेयर करोगे तो इट विल कमवेयर समवेयर अबाउट टू 25%। ऐसा होता है ना दोस्तों, टोटल वाइल्ड फायर्स जितना भी CO2 रिलीज करती हैं उसको ग्लोबल एमिशंस में नहीं काउंट किया जाता है। रीजन बीइंग कि भाई जो जंगल होते हैं ना, वो जंगल धीरे धीरे अपने आप को रिक्यूपरेट करते हैं, फॉरेस्ट ग्रोथ होती है, उस फॉरेस्ट ग्रोथ होने में वो जंगल बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड को वापस सोख लेते हैं। तो नेट कार्बन डाइऑक्साइड का इंक्रीज देखा जाता है, ना कि वाइल्ड फायर की वजह से पूरा जितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया उसे देखा जाए। समझ गए? इस बात को याद रखिएगा। तो जब भी कोई वाइल्ड फायर लगेगी तो टोटल कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को नहीं काउंट किया जाएगा उस वाइल्ड फायर की वजह से। जब फॉरेस्ट रिक्यूपरेट करेंगे, जब फॉरेस्ट वापस रिकवर करेंगे, तो रिकवर करते वक्त फॉरेस्ट जितनी CO2 को वापस खींचेंगे उसको काट के ही बताया जाएगा कि वाइल्ड फायर की वजह से इतना CO2 का एमिशन हुआ। यानी वाइल्ड फायर से जो CO2 एमिशंस की काउंटिंग होती है ना, वो नेट की काउंटिंग होती है, ग्रॉस की काउंटिंग नहीं होती। फिर भाई वाइल्ड फायर्स की बात की जाए, इंटर गवर्नमेंटल प्लानर ऑफ क्लाइमेट चेंज की असेसमेंट रिपोर्ट है। अगर वाइल्ड फायर्स बढ़ती हैं उसके क्या क्या नुकसान है? तो भाई कहीं ना कहीं एवरेज टेम्परेचर बढ़ते हैं, वाइल्ड फायर्स की फ्रीक्वेंसी आगे आने वाले समय में और बढ़ सकती है, इंटेंसिटी एंड एक्सटेंट ऑफ हीट वेव्स बढ़ती है, रीजनल इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ ड्रॉट्स बढ़ता है। ओके भाई, तो वाइल्ड फायर की वजह से क्या क्या नुकसान है आप देख सकते हो। हीट वेव भी उसकी वजह से बढ़ेगी, ड्रॉट्स भी उसकी वजह से ज्यादा आएंगे, एवरेज टेम्परेचर भी उसकी वजह से बढ़ेंगे, और अगर वाइल्ड फायर्स एक साल में ज्यादा हो रही हैं तो अगले साल और ज्यादा हो सकती हैं। जो टेंडेंसी है, जो फ्रीक्वेंसी है वाइल्ड फायर्स के आने की, वो भी बढ़ सकती है। फिर यहाँ पे बहुत कम समय में हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि जो क्लाइमेट चेंज होता है ये साइक्लोन कैसे कॉज करता है। देखिए, क्लाइमेट चेंज के बाद साइक्लोन कैसे आएंगे कैसे नहीं आएंगे, इसके ऊपर बहुत बड़ी बहस है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये बोलना है कि नंबर ऑफ साइक्लोन्स कम होंगे, बहुत सारे एक्सपर्ट्स का बोलना है कि नंबर ऑफ साइक्लोन्स क्लाइमेट चेंज के साथ बढ़ेंगे, बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये बोलना है कि नहीं भाई, नंबर ऑफ साइक्लोन्स का जो एवरेज है वो ऑलमोस्ट उतना ही रहने वाला है। जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है, वो ट्रेंड ये देखने को मिल रहा है कि नॉर्थ अटलांटिक और सेंट्रल पैसिफिक में इंक्रीज नंबर ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स देखने को मिलेंगे, इंक्रीजिंग क्लाइमेट चेंज की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। और साउदर्न इंडियन ओशन और वेस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक में कम देखने को मिलेंगे। अभी क्या देखने को मिलेगा, क्या देखने को नहीं मिलेगा, वो एक अलग बात है। लेकिन जो साइक्लोन की अकरेंस है ना, जो साइक्लोन की फ्रीक्वेंसी है ना, वो कुछ और बातों पे डिपेंड करती है। ये वॉल्केनिक इरप्शंस पे भी डिपेंड करती है, ये ह्यूमन ड्रिवन रिलीज ऑफ एरोसॉल्स पे डिपेंड करती है। क्योंकि लार्ज वॉल्केनिक इरप्शंस पे ग्लोबल वार्मिंग, देखिए लार्ज वॉल्केनिक इरप्शंस ग्लोबल वार्मिंग को अफेक्ट करते हैं, ह्यूमन ड्रिवन रिलीज ऑफ एरोसॉल्स ये भी ग्लोबल वार्मिंग को अफेक्ट करते हैं। तो जो चीजें भी ग्लोबल वार्मिंग को अफेक्ट कर रही हैं वो साइक्लोन्स को तो अफेक्ट करेंगी ही करेंगी। अगर आप साइक्लोन्स की बात करो तो ये बेसिकली 5 से 30 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ और 5 से 30 डिग्री लैटिट्यूड साउथ में डेवलप करते हैं। 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में डेवलप नहीं करेंगे क्योंकि वहां पे कोरियालिस फोर्स नहीं होता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कैसे आते हैं और साइक्लोन फॉर्मेशन में कोरियालिस फोर्स का क्या रोल है, इस चीज को अगर आप देखना है तो इस पर्टिकुलर वीडियो को देखिए जाके। यहाँ पे मैंने साइक्लोन निसर्ग के बारे में आपको बताया था, बट निसर्ग के साथ साथ मैंने आपको यह भी बताया यहाँ पे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनते क्या हैं और कोरियालिस फोर्स का क्या रोल है, फेरल लॉ क्या है। यहाँ पे देखिए आपको पता चल जाएगा
कि ह्यूरिकेन्स कौन कौन से इलाके में आते हैं, टाइफून कौन कौन से इलाके में आते हैं, साइक्लोन्स कौन कौन से इलाके में आते हैं। अगर आप बात करो नॉर्थ अटलांटिक की, सेंट्रल और नॉर्थ पैसिफिक की, तो यहाँ पे बोले जाते हैं ह्यूरिकेन्स। इधर देखिए, ये पूरा का पूरा नॉर्थ अटलांटिक, जहां मेरा कर्सर दिख रहा है, ठीक है ना भाई, नॉर्थ अटलांटिक, सेंट्रल पैसिफिक, यहाँ पे जो भी आएगा उसको आप क्या बोलोगे, ह्यूरिकेन्स बोलोगे। नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक में क्या आएगा, टाइफून्स आएगा। तो चाइना का जो ईस्टर्न कोस्ट है यहाँ पे पूरा का पूरा, इसको आप बोल सकते हो पैसिफिक ओशन, नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक। यहाँ पे क्या आएगा, नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक, ऑब्वियसली बात है किसको टच करेगा, चाइना को टच करेगा, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को टच करेगा, ओके, ऊपर रशिया को टच करेगा। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ग्लोबल वार्मिंग से ये जो टाइफून है वो रशिया के कोस्ट तक पहुंच रहे हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पे इनको बोला जाएगा टाइफून। और भाई इंडियन ओशन में इनको क्या बोला जाएगा, इनको साइक्लोन्स बोला जाएगा। कुछ हद तक साउदर्न पैसिफिक ओशन में भी साइक्लोन्स इन्हें कहा जाता है। ओके, आगे बात करते हैं। देखिए, अब हम ये समझते हैं कि ये जो क्लाइमेट चेंज है ये साइक्लोन को एग्जैक्टली अफेक्ट कर कैसे रहा है। देखिए, क्लाइमेट चेंज के चलते जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, तो समुद्र का जो सी सरफेस टेम्परेचर है ऑब्वियस सी बात है वो भी बढ़ेगा, और इस सी सरफेस टेम्परेचर के बेसिस पे ही साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है। आप अगर इस वीडियो को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि साइक्लोन्स कैसे बनते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर समुद्र का टेम्परेचर बढ़ेगा तो भाई वहां पे साइक्लोन फॉर्मेशन के जो आप कह सकते हैं ना प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो भी बढ़ेंगे। ट्रॉपिकल स्टॉर्म की जो विंड स्पीड्स है ना वो भी बढ़ेंगी। तो ऑब्वियस ही बात है, साइक्लोन ऑलरेडी फॉर्म हो रहा है, सी सरफेस टेम्परेचर ज्यादा हो गए तो साइक्लोन की इंटेंसिटी बढ़ेगी, विंड स्पीड बढ़ेगी, जिसके चलते जब वो लैंडफॉल करेगा ना ज्यादा तबाही मचाएगा। आप देखिए, नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसा बोला है कि आगे आने वाले समय में इस ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के चलते कैटेगरी 4 और कैटेगरी 5 की जो हरिकेन्स हैं इनकी विंड स्पीड 10% से बढ़ सकती है, लैंडफॉल के समय ये ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, और वार्मर सी टेम्परेचर के चलते ये मॉइस्चर में भी रिच हो सकते हैं, जिसके चलते जो बारिश होगी ना वो 10 से 15% ज्यादा हो सकती है। जब ये साइक्लोन्स हिट करते हैं कोस्ट को तो हवा तो तेज होती ही है, ये बारिश भी करवाते हैं, वो बारिश भी तबाही मचाती है। और उस बारिश में एक इंक्रीज्ड परसेंटेज इस बात के लिए हो सकता है चूंकि जो सी सरफेस टेम्परेचर है वो गर्म है, जिसके चलते इन साइक्लोन्स में जो मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, ठीक है भाई। फिर भाई सी लेवल राइज भी हो रहा है, क्योंकि ग्लोबल टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो ग्लेशियर सूख रहे हैं, तो जो सी लेवल का राइज है वो है, तो कुछ कोस्टल एरिया तो सी लेवल राइज की वजह से डूब जाएंगे और कुछ हरिकेन्स वहां पे तबाही मचा देगा। तो ओवरऑल जो कंबाइंड इफेक्ट निकल के हमारे सामने आएगा वो डेंजरस आएगा। और ऐसा बोला जा रहा है कि जो हरिकेन्स है ना ये पोलवर्ड जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब दोस्तों ये है कि पहले हरिकेन्स एक पर्टिकुलर इलाके में लिमिटेड रहते थे। मैं थोड़ा यहाँ पे आपको पेन चेंज करके बताता हूं तो चीजें आपको थोड़ी और क्लियर होंगी, ठीक है। इस वीडियो में ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ये इलाका, देखिए ये इलाका अभी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर समझो, इस इलाके में मान लीजिए पहले हरिकेन्स और साइक्लोन जो भी वगैरह आते थे। अब क्या है कि हरिकेन्स की जो लिमिट है ना वो इस इलाके को ब्रीच करके ऊपर जा रही है। क्यों ऊपर जा रही, ऊपर इसलिए जा रही है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के चलते दोस्तों हो क्या रहा है कि टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं दुनिया भर में। अभी दुनिया भर में टेम्परेचर्स बढ़ेंगे अगर ग्लोबल वार्मिंग के चलते, तो पहले ये जो ऊपर का इलाका था नॉर्थ अमेरिका का, कनाडा, या ऊपर का जो रशिया था, चाइना था, यहां पे पहले ठंडी ज्यादा होती थी, बट ग्लोबल वार्मिंग के चलते ये थोड़े गर्म होने लगे हैं, तो जो हुरिकेन्स का इफेक्ट है वो यहां पे पहुंचने लगा, क्योंकि यहां के इलाके का जो ओशन है ना वो भी तो गर्म होगा। ग्लोबल वार्मिंग के चलते पोल इलाके के जो ओशंस हैं वो भी गर्म होंगे, तो साइक्लोन फिनोमेना वहां पे भी पहुंच जाएगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो ह्यूरिकेन्स है ना दे विल शिफ्ट पोलवर्ड्स। पोलवर्ड शिफ्टिंग का मतलब यही है, गर्मी के चलते ओशन ज्यादा गर्म हो रहे हैं तो ह्यूरिकेन फॉर्मेशन ज्यादा हो रहा है, ह्यूरिकेन फॉर्मेशन ज्यादा हो रहा है तो ये जो साइक्लोन की प्रॉब्लम है ये पोल्स तक पहुंच रही है, और जितने ज्यादा बड़े इलाके में साइक्लोन की प्रॉब्लम पहुंचेगी उतना ही ज्यादा प्रॉपर्टी का नुकसान, उतना ही ज्यादा ह्यूमंस लाइफ को खतरा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई बहुत सारे मॉडल्स ये बोलते हैं कि बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग के साथ जो साइक्लोन्स है वो बढ़ जाएंगे, बहुत सारे बोलते हैं कम हो जाएंगे, बहुत सारे बोलते हैं उतने ही होंगे। एक ट्रेड ऑफ देखने को मिलेगा इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी के बीच में। जो लोग ये बोल रहे हैं ना कि भाई इंटेंस फ्रीक्वेंसी, जो लोग ये कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोन घटेगी, वो ये नहीं बोल रहे हैं कि नुकसान कम होगा। भले ही फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोन घटे, भले ही पहले 10 साइक्लोन आ रहे थे तो वो 8 हो जाए या 7 हो जाए, लेकिन ये जो 8 और 7 होंगे ना ये ज्यादा स्ट्रांग होंगे। छोटे छोटे साइक्लोन्स के साथ तो आप डील कर सकते हो, लेकिन जब बड़ा साइक्लोन आ जाता है ना स्पीड के साथ तो वो ज्यादा नुकसान करके जाएगा, उसको संभालना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। कुछ और क्लाइमेट एनालिसिस हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। 355 जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स और ट्रेंड्स देखने को मिले हैं ना,
उसमें 69% में ये पता चला है कि ये 355 एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को और एक्सट्रीम किया है ह्यूमन कॉज्ड क्लाइमेट चेंज ने। 9% इवेंट्स और ट्रेंड्स में ये देखने को मिला है कि क्लाइमेट चेंज ने इनको थोड़ा लेस सीवियर किया, लेस लाइकली किया। तो ऐसा नहीं है कि ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज की वजह से सारे वेदर इवेंट्स एक्सट्रीम हुए हैं। 69% वेदर इवेंट्स एक्सट्रीम हुए, 9% कम एक्सट्रीम हुए। लेकिन ओवरऑल आप कह सकते हो कि 78 वेदर इवेंट्स पे क्लाइमेट चेंज का फर्क पड़ा है। 22% वेदर इवेंट्स ऐसे भी हैं जिसके ऊपर ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट नहीं पड़ा है। अगर आप बात करो, ये जो 78% वेदर इवेंट्स हैं जिनके ऊपर ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट पड़ा है, इसमें से 47% तो हीट वेव से रिलेटेड है, 15% ड्रॉट से, 15% हैवी रेनफॉल से, 15% फ्लड से। हीट वेव्स और ड्रॉट्स आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, तो इस 47 को 15 इंटू 30 45 से जोड़ के 92 ना काउंट कर लेना, ये है 78% ही। बस यही बात है कि बहुत सारी हीट्स और ड्रॉट वेव्स आपस में एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करेंगे, मतलब आपस में एक दूसरे में ओवरलैप करेंगे। फिर 125 एट्रीब्यूशन स्टडीज हुई है एक्सट्रीम हीट की दुनिया भर में, जिससे यह पता चला है कि 93% ऑफ द एट्रीब्यूशन स्टडीज फाउंड दैट क्लाइमेट चेंज मेड द इवेंट और ट्रेंड मोर लाइकली और मोर सीवियर। तो भाई कहीं ना कहीं जो एक्सट्रीम हीट वेव्स दुनिया भर में आ रही हैं, उसके ऊपर जो एट्रीब्यूशन स्टडीज चल रही हैं, ऐसा पता चल रहा है कि 93% एट्रीब्यूटेड स्टडीज में प्रूव हो रहा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हीट वेव है वो सीवियर हो रही है। 68 स्टडीज जो कि रेनफॉल और फ्लडिंग को देख रही थी, उसमें पाया गया कि 54% फाउंड ह्यूमन एक्टिविटी हैड मेड द इवेंट मोर लाइकली और मोर सीवियर। तो भैया 54% ऑफ द सिटीज स्टडीज में यह पाया गया कि ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से जो इवेंट है वो और सीवियर हो गया। 61 ड्रॉट्स जिनको स्टडी किया गया, उसमें देखा गया कि ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से जो ड्रॉट है वो और सीवियर हो गया 61% केसेस में। तो नो डाउट क्लाइमेट चेंज जो कि ह्यूमन इंड्यूस्ड है, इसने ओवरऑल जो इवेंट्स हैं दुनिया भर में, जो कैटास्ट्रॉफिक डिजास्टर्स इवेंट्स हैं, इनको बहुत हद तक बढ़ा दिया है। यहां पे मैंने आपको इनफ स्टैटिस्टिक्स, इनफ डाटा दिया है जिनको आप अपने एग्जाम्स में कोट कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके नोट्स बना लीजिए या पीपीटी सेव कर लीजिए, जैसे भी आपको सही लगे, और नॉलेज के लिए तो है ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। लाइक किए बिना वीडियो को मत जाना।